नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कमल खिल गया। तेलंगाना में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। इन राज्यों के प्रदर्शन में नरेंद्र मोदी की गारंटी की चर्चा और डंका तो चारों तरफ बज ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय या सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी बहुत बड़ी रही। हर राज्य में उन्होंने कई सीटों पर रैलियां की, चुनावी सभाएं की, रोड शो किए और एक अलग तरीके से यूपी मॉडल की सरकारें लाने के लिए लोगों को आश्वस्त किया। योगी का जो मॉडल है वो कई राज्यों ने अपनाया, मध्य प्रदेश ने भी अपनाया और अन्य जितने बीजेपी शासित राज्य थे वो अपनाया। एक दौर ये था कि बुलडोजर वाले मामा बन गए थे शिवराज चौहान। हर जगह योगी के लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मॉडल को एक तरीके से अंगीकार किया गया और यही बड़ी वजह रही कि मध्य प्रदेश में जहां फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जनता ने हाथ को छोड़कर बीजेपी को हाथों हाथ लिया और कमल खिल गया। अगर बात करें चुनाव प्रचार के दरमियान की, तो इन राज्यों में कमल खिलाने की अपील और एक तरीके से बहुत जबरदस्त रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं और रैलियां की। अकेले राजस्थान में जहां ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बहुत मुश्किल में फंसी हुई है, वहां उसकी सत्ता में वापसी या वापस कांग्रेस को हटाना बहुत मुश्किल लग रहा था। यूं कहें कि राजस्थान में लोग ये मानने लगे थे कि बहुत मुश्किल है। उन स्थितियों में 25 से अधिक चुनावी रैलियां करके योगी ने करंट पैदा कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह परास्त हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी बनने जा रही है। बहुत कुछ ये कहा जा रहा है कि योगी ने वहां के टिकट बंटवारे में भी अपने सुझाव दिए। महंत योगी बालकनाथ जैसे जो उन्हीं के गुरु भाई एक बड़ी भूमिका में हो सकते हैं। राजस्थान के जो चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें एक बड़ी भूमिका में हो सकते हैं और इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है। संघ और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी योगी को ज्यादा से ज्यादा चुनावी मैदान में उनका उपयोग करना चाहता है। शायद यूपी के साथ साथ योगी भाजपा के लिए पूरे देश में उपयोगी हैं। पूरे चुनावी परिदृश्य को देखें तो 57 से अधिक रैलियां और रोड शो योगी आदित्यनाथ ने किए। मध्य प्रदेश में सरकार लौटी, छत्तीसगढ़ में सरकार लौटी और राजस्थान में सरकार लौटी। तेलंगाना में एक से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी एक सीट थी। इस बार बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अगर आखिरी में देखा जाए तो आखिरी दौर में चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां प्रचार किए और जो उनका हिंदुत्व का कार्ड, उस पर जनता ने यकीन किया। उनके जो हिंदुत्व के कार्ड, राम मंदिर के जो उसको लेकर जो उनकी जनता में उनकी भूमिका, उसको वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जनता ने लिया और उनकी बात को माना, क्योंकि वो भगवाधारी हैं, संत हैं, महंत हैं। इस बात को लेकर तो एक हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का एजेंडा योगी के जरिए बड़ा प्रचंड तरीके से चला। और अगर देखा जाए तो जो उनका शासन है, सुशासन है, वो कहते हैं ना कि बाबा है ना, यूपी में बाबा विधानसभा में ये कह चुके हैं वो। तो ये जो उनकी अदा, उनका अंदाज वो लोगों को भाया और यही वजह है कि बड़ी भूमिका में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इस देश में जब भी चर्चा होती है तो मोदी के बाद योगी कहते हैं, आम लोग कहते हैं मोदी और योगी की सरकार, योगी की सरकार, मोदी योगी। ये दो ऐसे एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं कि ये बीजेपी के लिए आने वाले वर्षों में एक बड़ी भूमिका में योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं।
नरेंद्र मोदी के बाद वो इस देश के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता के रूप में बहुत तेजी से उभर रहे हैं। बहुत सारी जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ वहाँ कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को एक तरीके से परास्त करना पड़ा, एक तरीके से परास्त होना पड़ा, और उसके बाद जो डंका बज रहा है वो चारों तरफ योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि योगी बहुत उपयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और संघ परिवार। एक तस्वीर में देख रहा था, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक बैटरी वाली कार में योगी बैठे हैं और उनके कान में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और साथ में योगी बालकनाथ, महंत बालकनाथ जो सांसद हैं अलवर के और इस बार वो तिजारा सीट से विधानसभा का चुनाव भी राजस्थान से जीते, वो साथ साथ में पैदल चल रहे हैं। इसको एक अलग समीकरण के जरिए दिखाया गया है। योगी बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई हैं और एक तरीके से उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिस नाथ परंपरा को योगी आदित्यनाथ बढ़ाते हैं। तो बड़ी भूमिका में योगी बालकनाथ दिखें तो आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक भगवाधारी अगर राजस्थान में भी सत्ता संभालता नजर आए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अपनी चुनावी सभाओं में बाबा बालकनाथ ये कह चुके हैं कि योगी वाला मॉडल यहाँ भी लागू करेंगे। ये बात कह चुके हैं पहले, बहुत उत्साहित हैं वो वहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार को लेकर। चुनाव परिणाम या कोई भी अवसर हो, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत आदर करते हैं और उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व की सराहना वो भूरि भूरि करते नहीं भूलते हैं। जब ये भाजपा को 3 हिंदी राज्यों में प्रचंड जीत मिली तो योगी आदित्यनाथ ने इसका पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। खुद एक किंचित मात्र भी श्रेय लेने की उन्होंने कोशिश नहीं की। 2 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भी ये जो परिणाम आए हैं उससे बहुत कुछ ये साफ हो गया है कि वो तीसरी बार भी मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इस देश की जनता उन्हें आशीर्वाद अवश्य देगी। योगी की बड़ी भूमिका, योगी की भूमिका को आप कमतर नहीं आंक सकते भारत की राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनको आप कमतर कतई नहीं आंक सकते। वो भले ही खुद को कमतर आंकते हों, लेकिन इस देश की जनता, इस देश की राजनीति उन्हें कम नहीं आंक सकती। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सफल और शानदार प्रशासक के रूप में उभर कर सामने आए, और जो भी, चाहे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे जो भी मुख्यमंत्री बहुत चर्चा में बीजेपी के हैं, वो सारे लोग सारे के सारे योगी मॉडल को कॉपी करते हैं, उनके अंदाज को, उनके काम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी तो योगी हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं।
इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और चुनाव विश्लेषक के रूप में अच्छी खासी ख्याति अर्जित करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मंथन में शिरकत करने के लिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मोदी की गारंटी की चर्चा चारों तरफ हो रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं हो। प्रधानमंत्री की भूमिका, उनका एक तरीके से आक्रामक अंदाज, कितनी खूबियां उनमें हैं वो गिनाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वो सब कुछ परिणामों में परिलक्षित हो चुकी है। लेकिन इन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी बड़ी भूमिका है। उस भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक तरीके से योगी आदित्यनाथ उस भूमिका को खुद ही नजरअंदाज करते नजर आते हैं। वो खुद कभी क्रेडिट लेते नहीं, वो हर किसी भी सफलता का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव फंसा नजर आ रहा था, वहां योगी की भूमिका बड़ी अहम हो गई थी, उनके हिंदुत्ववादी चेहरे और उनका जो राज सुराज है उसको लेकर। योगी की 2024 के चुनाव को लेकर भी बड़ी भूमिका होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारे संकेत और संदेश मिलते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भाजपा में अब योगी मोदी 2 ही नाम चल रहे हैं, तीसरा नाम कोई भी हो, कोई मैनेज कर रहा हो, कोई रणनीति बना रहा हो, लेकिन पब्लिक के ये 2 ही फेस हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा। दुर्गेन जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। जी, देखिए, ऐसा है कि एक कहावत है जी कि अगर आप फेल हो गए, असफलता का मतलब ये नहीं है कि असफलता का मतलब ये मानते हैं कि आपने पूरा प्रयास नहीं किया। तो जो पार्टियां चुनाव हारी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बेहतर प्रयास नहीं किया जी। अन्यथा आप ये जानते हैं, हिंदुस्तान में अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का एक बहुत सीधा सा फार्मूला है कि जितनी योग्य जनता होगी जी, जितनी बेहतर जनता होगी उतना बेहतर डेमोक्रेसी का रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैजिक की बात है, राजनीति में ऐसा नहीं है कि एक जगह मैजिक चलेगा, दूसरी जगह मैजिक नहीं चलेगा। तो जहां जीते वहां मैजिक और जहां हारे वहां पे मैजिक नहीं है। मैजिक नहीं, ये तो बाई चांस की बात है कि सामने वाले ने बेहतर प्रयास नहीं किया और इधर सामने वाले ने जो जीता है उसने बेहतर प्रयास किया। ये इसमें कोई शक नहीं। भाजपा के संगठन की बात है और एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहा है, मनोवैज्ञानिक स्थिति थी जिसके कारण से वो इतना चुनाव जीते। बाकी योगी और मोदी, ये एक शब्दों का एक वो है, जुमला है जो लोगों ने कर लिया है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि खाली योगी मैजिक के कारण जो है चुनाव नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली योगी मैजिक। मेरा जो आज प्रश्न है ये है कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और उनकी आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका होगी। मैं इसके मुताबिक बात कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं। वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। एक निष्पक्ष और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अब ये विचारधारा की बात है, किस विचारधारा से जुड़े हैं, उनके कार्य की शैली है और उसके कार्य की शैली को आपने खुद ही कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने खुद भी कॉपी करने की कोशिश की। जी। तो ये उनका तरीका है और प्रशासन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। प्रशासन के मामले में तो अगर आप देखिए, मायावती से बढ़िया प्रशासन कई हमारे भाजपा और संघ के अच्छे मित्र हैं जिन लोगों ने अब भी कहा कि मायावती से अच्छा कोई प्रशासन किसी का नहीं था। लेकिन अगर योगी जी को देखा जाए तो उनका भी प्रशासन अच्छा है। जिस प्रकरण सामने आते हैं उस प्रकरण को तो बहुत बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप योगी जी को भारतीय राजनीति में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इस समय तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हिंदुत्व के एक अच्छे चेहरा है, और उसका प्रभाव तो पड़ता है, और इसीलिए वो प्रचार में गए भी, तीनों राज्यों में गए, और उसका असर जरूर पड़ा है। हाँ, मुझे लगता है वो दुर्गेश जी। तेलंगाना में भी गए, वर्मा जी, वो तेलंगाना में भी गए। और मैं तो जहां तक एसेस कर पाता हूं कि हिंदुत्व के मसले पर उनसे बड़ा कोई भी चेहरा है नहीं बीजेपी में। मगर अगर बीजेपी के अंदर ही तुलना की जाए तो योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं वहां पर। इस समय तो निश्चित रूप से हिंदुत्व के चेहरे हैं। और जो दूर से जो बिहाइंड द बैक कुछ खबरें पहले आ रही थी इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले, कि साहब केशव मौर्य और योगी जी पे कुछ चल रहा है, और हो सकता है योगी जी को मैं इलेक्शन के निकलूं। बाद में हटाया जाए। परंतु ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि योगी जी भी एक इस समय भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण पिलर हैं। इस तरह की और उसको चर्चाएं आप बीच बीच में नजर होती लगातार रहती हैं, दो आती रहती हैं सात चर्चाएं से इस तरीके की। जी 7 से 8 जी, तो तो आप कैसे उसको करें? नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी जी, मैं हरीश श्रीवास्तव जी को लूंगा, फिर उसके बाद आलोक जी के पास जाऊंगा। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया इन चुनावों में। इसके लिए आपको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके नेतृत्व को, आपकी पूरी टीम को। मेरा जो प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ ने, चाहे राजस्थान में एक वक्त लग रहा था कि चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां सर्वाधिक, प्रधानमंत्री ने भी उतनी रैलियां नहीं की, 25 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने अकेले राजस्थान में की, और परिणाम सामने है। जो कुछ जहां उनकी भूमिका थी, सारे राज्यों में मुझे लगता कम से कम 4 राज्यों, मिजोरम को आप छोड़ दें तो 4 राज्य जो जिन पर बीजेपी फोकस किए थी, तेलंगाना में योगी का सर्वाधिक उपयोग किया गया, वहां आपकी सीटें बढ़ी। मध्य प्रदेश में उपयोग किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया। जहां जैसा, एक तो उनका हिंदुत्व, राम, राष्ट्रवाद, और फिर उनका जो सुशासन है, शासन है, जो भी आप कह लीजिए, उसको लेकर एक बड़ी भूमिका में योगी आदित्यनाथ नजर आए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जहां देश के सबसे बड़े सूबे के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वहीं जो उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से एक्शन मैन के रूप में वो पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या प्रदेश से बाहर भी उनकी छवि है। और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जो परंपरा है, उसके सबसे बड़े मठ पे के वो मुख्य हैं। और गुरु गोरखनाथ जी का जो संप्रदाय है, उसके करोड़ों लोग पूरे देश में उनके प्रति आस्था रखने वाले, उनके प्रति भाव रखने वाले, श्रद्धा का भाव रखने वाले लोग हैं। तो लगातार जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो अपने आप में उसकी जो छाप छोड़ी है, उसका प्रभाव तो लोगों पे है ही। और वो चाहे 19 का पार्लियामेंट चुनाव रहा हो या अन्य चुनाव रहे हैं, उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में हमेशा स्टार प्रचारक में जो पहली पंक्ति के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वो चुनाव प्रचार में पूरे देश में जाते हैं, और आने वाले भी चुनाव में उनकी भूमिका अहम रहेगी। तो ये तो इससे कोई मना नहीं कर सकता। नहीं, निश्चित तौर पर वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन आपने खुद ही देखा होगा, चूंकि आपकी पार्टी के ही नेता हैं वो, हाल के वर्षों में उनकी भूमिका अलग अलग तरीके से बहुत जबरदस्त हो जाती है। नरेंद्र मोदी के बाद उनकी भूमिका को हम लोग चुनाव प्रचार में भी देखते हैं कि मोदी जी के बाद जितना मेहनत और रैलियां योगी आदित्यनाथ करते नजर आते हैं, शायद कम ही नेता हैं पार्टी में। हो सकता है अमित शाह जी करते हो। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, और इसमें संगठन जो भूमिका जिसको देता है, और जहां जिसको जो दायित्व संगठन की दृष्टि से भी, और चुनाव प्रचार में आप देखिए कि हमारे माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग जनता के पास उनके घरों पे जाकर के समर्थन के लिए नाक भी किया था, वहां दस्तक भी दी थी, समर्थन मांगा था, वो बूथों पे गए थे। तो यह तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उनकी महिमा गरिमा है, जिस तरह से उनकी लोक छवि है,
तो और लोकप्रियता भी इधर हाल के वर्षों में बहुत हाँ, ज्यादा लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, इसमें हाँ, कोई तो शक है नहीं। और उस लोक छवि के नाते जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से देश भर में वो चुनाव प्रचार में सघन चुनाव प्रचार कहते हैं, पिछले 2-3 चुनाव 17 के बाद के जितने चुनाव हैं, आप उसमें सब में देखिए उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। जी, मैं आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, आपके पास आ रहा हूं। आज जो विषय हमने रखा है वो बहुत सारी सफलताएं जो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं चुनाव में, निश्चित तौर पर अब सफलता के आगे सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में सरकार बनाई है और एक राज्य तेलंगाना में भी अच्छी खासी दस्तक उसने दी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी की चर्चा चारों तरफ हो रही है, उसका असर होगा भी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी बड़ी हो जाती है। आलोक जी, इसको थोड़ा सा हम लोग आंकड़ों के लिहाज से समझना ज्यादा जरूरी है जी। योगी आदित्यनाथ ने इन 4 राज्यों में 57 जनसभा रैली करी, कैंडिडेट थे, 92 विधानसभा सीट कवर होती है इसमें। जी। और इनका अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 92 असेंबली में से 44 ये जीते हैं जहां पे इन्होंने अपनी जनसभा या रैली करी है। जी। उसमें अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों को इन्होंने प्रचार में छुआ था, जनसभा या रैली, इसमें से 22 पे जीते। राजस्थान में 15 पे किया था और 15 जीते हैं। और राजस्थान की सबसे बात है कि राजस्थान के जिनमें चीफ मिनिस्टर के दावेदारी की चर्चा चल रही है, बालकनाथ, वहीं से ही इन्होंने चुनाव प्रचार भी चालू किया था। अलकनाथ का, जी। बाबा बालकनाथ का अलवर से ही प्रचार भी चालू किया था। और उसमें गेट भी बड़ा दिलचस्प था, बुलडोजर बाबा का गेट बना था, बुलडोजर लगा हुआ था गेट पे। जी। और बाबा बालकनाथ योगी जी को वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं, उनके गुरु भाई भी हैं, वो अपने आप को योगी जी का छोटा भाई भी कहते हैं, और गुरु भाई तो हैं ही, नाथ संप्रदाय के हैं, गुरु भाई भी कहते हैं अपने आप। नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष तो हमारे योगी आदित्यनाथ है ना, वो तो उपाध्यक्ष है उस संप्रदाय के, जो प्रमुख है। और तीसरा छत्तीसगढ़ में इन्होंने, इनका जो 5 में से 5 जीते हैं, और तेलंगाना में से इन्होंने 2 किया था, सिरपुर और घोषामहल, इन दोनों में बीजेपी जीती है। तो ये तो इनके आंकड़े हो गए, आंकड़े बड़े इंप्रेसिव हैं, बिल्कुल सही है। और हिंदुत्व की कमान इन्होंने आजकल संभाल रखी है। बाकी तो नरेंद्र मोदी तो केवल वो पूजा पाठ तक ही सीमित है, और जो बातचीत में जो ये सारी चीजें होती हैं, जनसभा का जो भाषण होता है, ये तो कांग्रेस को कोसने का काम इन्होंने बखूबी निभाया है, बड़े अच्छे से किया है। मतलब अयोध्या के बातचीत से लेते हुए सब जगह इन्होंने बुलडोजर की छवि बनाई है, यूपी मॉडल के विकास की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ तो मैं कहूंगा कि दूध के ढोल सुहाने होते हैं, तो बाकी जगह तो इनका बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि भाई यूपी का ये विकास मॉडल है। ऐसी 2014 के विकास मॉडल में हम लोग गुजरात के विकास मॉडल में फंस गए थे, तो बाकी राज्य भी फंस रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदुत्व के पुरोधा तो है ही, साबित तो इन्होंने कर दिया, इनकी डिमांड भी सबसे ज्यादा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर जो इश्यूज रहते हैं, जो कोर जो मुद्दे रहते हैं, तो उसमें हिंदुत्व तो रहता ही है। अगर हिंदुत्व रहता है तो हिंदुत्व का आइकॉन तो उन्होंने उसको बना दिया है, लेकिन हिंदुत्व के प्रचार में तो ये लगे हुए हैं, अपनी बातें कह रहे हैं जिस जोर शोर से। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी तो एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो वो संकेतों में ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सीधी सीधी बात होती है, 80-20 की बात होती है, बुलडोजर की बात होती है, ये सब तमाम है। अपने सुशासन की छवि के लिए इन्होंने कहा है। बाकी राज्यों को आकर्षण तो पैदा हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में जहां 29 में प्रचार किया, 22 पर विजय मिली। स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त है योगी जी महाराज का, स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त, जैसा आपने बताया, आपने आंकड़ों से एक अपने आप में उन बातों को पुष्ट भी कर दिया आलोक जी। हाँ, मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति हो गई कि शिवराज चौहान को भी ये यूपी के बुलडोजर वाले मॉडल पे आना पड़ा था, उसको स्वीकार करना पड़ा था। मतलब ये मस्कुलर, और वो खुद को बुलडोजर मामा भी कहलाने लगे थे, एक दौर आपको याद होगा, बुलडोजर मामा कहलाने लगे थे। हाँ, लेकिन ठीक है, विजय मिली, सब कुछ है। आज हम लोग 24 घंटे के बाद इस पे चर्चा कर सकते हैं। राजनीति में मेरे को लगता है कि मस्कुलर नहीं इंपॉर्टेंट होता है, मस्कुलर डेमोक्रेसी नहीं इंपॉर्टेंट होती है। राजनीति में एक असहमति होती है। इलेक्टेड डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक फर्क समझना होगा।
निश्चित तौर पे बीजेपी इलेक्टेड डेमोक्रेसी में आगे निकल गई है, बहुत जगह बहुत आगे निकल गई है, लेकिन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में भी इसको आगे निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो बातें भाषणों में कह दी जाती है, बुलडोजर के कई भी जो बातें आई हैं, तो उसमें पता चला कि नगर निगम किसी और कारण से दे रहा है नोटिस, किसी और कारण से दे रहा है। अपराध के लिए तो बुलडोजर का भाषण में जरूर कह दिया जाए, अधिकारी ने इस्तेमाल नहीं किया कि इसने अपराध किया था इसलिए उसका घर तहस नहस कर दिया गया। जी तो ये सब चीजें हैं, छवि है। जी आलोक जी, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आलोक जी ने और आंकड़ों से ये पुष्ट किया कि योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है राजस्थान में वो बड़ा जबरदस्त रहा। 15 की 15 सीटों जीती हैं जहां उन्होंने प्रचार किया, तो अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट रहा। मध्य प्रदेश में भी स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा उनका रहा। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर हैं, बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुत्व तो बीजेपी का एजेंडा है और एजेंडे में सबसे अग्रणी है और उसके झंडा बरदार योगी आदित्यनाथ। ब्रेक से लौट आए और ब्रेक से जाने से पहले आलोक भदौरिया जी ने बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने रखे, जनता के सामने रखे कि योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़बरदस्त रहा चुनावों में। और जाहिर सी बात है कि 2024 में बीजेपी को हिंदुत्व का झंडा लेकर चलना ही है, ये साफ हो गया है। राम मंदिर है, उसके बाद फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा आ रहा है और इन सब के लिए जो एजेंडा है संघ का, आरएसएस का, बीजेपी का, उस एजेंडे को योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छी तरह कैटर कर रहे हैं। वो आपको घूमते फिरते अक्सर काशी विश्वनाथ के दर्शन करते नजर आ जाएंगे। मुझे लगता है हर हफ्ते वो अयोध्या जाते हैं। राम मंदिर का जो निर्माण, वहाँ की जो व्यवस्थाएं, वो उसका बहुत निकट पर्यवेक्षण कर रहे हैं वो, एक प्रशासक के तौर पर, एक संत के तौर पर। और इस वजह से एक छवि उनकी जो धर्मभीरु लोगों में है, और ये धर्मभीरुओं का देश है, तो अन्य राज्यों में भी उनकी छवि एक बहुत बड़ी छवि हुई है। जब वो दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ सेल्फी लेने वालों का, चरण छूने वालों का एक लंबा सिलसिला चलता है। और योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर इसको लेकर बीजेपी के अंदर भी कुछ लोगों को रंज रहता है, उनकी इस बढ़ते कद और छवि को लेकर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एमएल वर्मा साहब के पास लौटूंगा। डॉक्टर वर्मा, 2024 को लेकर अगर बात करें तो जो बीजेपी का कोर एजेंडा है हिंदुत्व, जैसा आलोक जी ने कहा और दिखता भी है और इस चुनाव में भी रहा। आप अगर राजस्थान में ही देखें तो मामला बिल्कुल फंसा हुआ था, जबरदस्त था, लेकिन वहां पर ये एजेंडा चला। और अशोक गहलोत ने परिणाम आने से पहले कहा था कि अगर धर्म का एजेंडा चला तो मेरी सरकार नहीं, वरना मैं ही सरकार बनाऊंगा। तो ये तो कितना महत्वपूर्ण ये धर्म और राजनीति का जो ये मिश्रण है, ये कितना महत्वपूर्ण हो गया है आने वाले चुनावों के लिए, और उसमें योगी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए दुर्गेन जी, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है जी। इतने विशाल राज्य देश, इतने विशाल देश में मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारतवर्ष। और लोकतंत्र की सबसे पहली उसकी सफलता और असफलता वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करती है। अगर पढ़ा लिखा नागरिक होगा तो बड़े तरह से अच्छे वो पढ़ा लिखा विचार करेगा। पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको जिस भी तरह से आप बहकाना चाहें बहका सकते हैं, चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे तमाम से मुद्दे हो। अन्यथा अगर आप योगी जी की बात करें तो देखिए, बुलडोजर और प्रशासन या नियम दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुलडोजर ये नहीं कहता है कि साहब ऐसा निर्णय हो गया है, परंतु जिसके पास सत्ता होती है उसके पास सब कुछ होता है, ये शुरू से रहा है, और वो मनमानी जैसा चाहे वैसा कर ले। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसने 2024 की तस्वीर को थोड़ा सा झलकाया है और उसका असर पड़ेगा। और निश्चित रूप से कि खाली हिंदुत्व के आधार पे नहीं बल्कि संगठन के आधार पर अगर हम कहें तो भाजपा का संगठन और उसका मैनेजमेंट, उसका बूथ मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि और लोग उतना नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वो पीछे हैं। और अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से कि भाजपा औरों से आगे जाएगी। दुर्गेन जी
नहीं, निश्चित तौर पर हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जी जी, ये निश्चित तौर पर आप विकास की बात भी करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व, राम मंदिर, धर्म की राजनीति, ये तो बीजेपी के कोर एजेंडे में रहता ही है, जैसा कि विपक्षी लोग इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उभारते हैं और शायद इसी वजह से आपको फायदा भी मिलता है इसको लेकर। नहीं देखिए साहब, विपक्ष और पक्ष की बात तो अलग है। मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक तथ्य मैं रखता हूं आपके इस सवाल पर। जी जरूर। देखिए, आस्था जो है किसी भी व्यक्ति की हो, वो आस्था एक बहुत मजबूत डोर होती है, और आप बात करें धर्म की या न करें, हिंदुत्व की बात करें या न करें, लेकिन आखिर इससे कौन नकारेगा कि जिस तरह से राम मंदिर के विषय पर विपक्षी दलों का जो रवैया था, जिस तरह से अवरोध उसमें पैदा किए जा रहे थे, और धर्म के नाम पर कोई बोलने को तैयार नहीं था, बहुसंख्यक समाज अपने को बहुत उपेक्षित महसूस करता था जी। कोई नेता मंदिर जाने से, तिलक लगाने से डरता। तो आज अब होड़ लग गई है, सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, पटका पहनने, हनुमान चालीसा रट रहे हैं। तो एक तो बात यह है कि लोगों की जो आस्था है, जो लोगों की मनोभाव है जी, मनोभाव से तो अलग हट करके कोई चीज है नहीं। हाँ, उन पे निरपेक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीतियों के क्रियान्वयन में, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसको लेके कोई भेदभाव किसी जात, पंथ, संप्रदाय, धर्म के साथ नहीं किया। और दूसरी बात मैं कहता हूं जी कि आवाम का या जनमानस का, जो सामान्य जनमानस है, उसका मूड हीरो वर्शिपिंग होता है जी, और जो भी उसको समाज में कुछ अलग करके दिखाई पड़ता है, उसके प्रति उसका आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ता है। बुलडोजर बाबा को लेके या बुलडोजर को लेके भदौरिया साहब ने भी कुछ बातें कही, कुछ लोग, प्रोफेसर वर्मा साहब ने बात कही। मैं अभी 10-15 दिन पहले की एक आपको वाकया अपना सुना रहा हूँ। मैं गया था दिल्ली, बीजेपी हेडक्वार्टर से निकल के एक मैंने 3 व्हीलर लिया, और वो 3 व्हीलर का जो चालक था वो बिहार से था जी। उसने कहा, साहब आप भाजपा से हैं? हमने कहा, बोले हमारे यहाँ बुलडोजर बाबा को भेज दीजिए तो बिहार में भी भाजपा की सरकार बन जाए। हमने कहा, सरकार तो जनता जनार्दन बनाती है, आप वोट देंगे, वोट जब देते हैं तो जात पंथ के, जात पात के नाम पे देते हैं। बोले साहब हमारे यहाँ इतना अपराध है, इतने अपराध के हमारे यहाँ कोई काम, अपराधी कोई विकास का कार्य नहीं होने देते, और कुछ इसीलिए ना वहाँ उद्योग पनप पा रहे हैं, ना कोई काम हो पा रहा है। और उसने अपने जो नाम बताए वो भी यादव समाज से ही थे जी, सज्जन, और उन्होंने कहा, साहब मैं भी यादव हूँ, हर यादव लालू यादव के पीछे नहीं है जी, हर व्यक्ति जात पात के पीछे नहीं है। तो ये जो बात है वो केवल इसीलिए है, जो आज बुलडोजर को लेकर के जो लोगों का आकर्षण है, उसके पीछे जो मुझे कारण नजर आता है कि ये अपराधी और ये जो माफिया तंत्र है, ये कानून के दांव पेच का सहारा लेकर के ये अपना तंत्र चलाता रहता है और अपराध करता रहता है और सजा पाने से बचता रहता है। जी जी। तो इसलिए बुलडोजर की जो कार्रवाई थी उसको वो लोगों को पसंद आई, क्योंकि वो ये जो दांव पेच करके और कानून की घुमरी खचैया खचा करके अपराधी और माफिया बाहर निकल जाते थे, उनको सजा मिलने लगी। जी। तो जो मुझे कारण नजर आता है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के नाते के अलग भी जो मैं एक समाज के एक नागरिक के रूप में सोचता हूँ जी, ये बात मुझे नजर आती है। बिल्कुल ठीक बात है। और यही कारण है कि आप देखिए कि समाज में हमेशा, हाँ, पिछले कालखंडों को आप उठा के देख लीजिए, 2-3 शताब्दी को उठा करके देख लीजिए, तो आपको जो लोग भी हीरोइक कार्य किए, एक्ट किए, उनके पीछे समाज जुड़ा। जी। और रहा सवाल इसका कि भाई सन्यासी हैं, योगी हैं,
उनकी जो कार्यशैली है कि सुबह प्रातः से ही वो जो भी राज्य के कार्य हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य है उसके निष्पादन को लेकर के जितना वो एक्टिव मूड में रहते हैं, वो भी अपनी एक बड़ी बात है। और लगातार वो प्रदेश के विकास को लेकर, योजनाओं क्रियान्वयन के लेकर के निरंतर जो काम करते रहते हैं, उसका अभी कारण है। और जिस मठ से हैं उसका एक प्रसिद्धि है, और उनके अपने जो कार्यशैली है उसकी प्रसिद्धि है। कुल मिलाकर के जो उनका व्यक्तित्व है वो, उसमें उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच बड़ी है, उनके प्रति लोगों की भावनाएं हैं, और उसका चुनाव में जो प्रभाव है वो बिल्कुल पड़ता ही है, और परिणाम पे भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। जी जी, मैं आलोक जी के पास आऊंगा। आलोक जी, हरीश जी ने एक उदाहरण के साथ में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। क्या अब लोग जिस तरीके से, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए ये है कि जिस तरीके से व्यवस्था से, सिस्टम से, और जो कानूनी जोड़ तोड़ जो लोग करके बच जाते हैं अपराधी तत्व, उसमें क्या अब योगी जैसे नेताओं के अंदर रॉबिनहुड वाले छवि क्या अब जनता नहीं देखने लगी है? और यही वजह है कि योगी अन्य राज्यों में उपयोगी हैं, धीरे धीरे वो बीजेपी के लिए एक आप तुरुप का पत्ता कहना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन एक अपने आप में वो एक बहुत एक तरीके से एक ऐसे नेता के रूप एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं वो, कि उनकी डिमांड है। मुझे ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिलता कि किसी नेता की बहुत इस तरह की डिमांड हो कि उसका ये वाला मॉडल यहाँ ले आओ तो हमारा राज्य ठीक हो जाएगा। ये अपने आप में इस तरह, ये अलग तरीके की योगी को लेकर बात जनता के बीच में है। आलोक जी। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन इसमें प्रचार की भी एक बड़ी भूमिका है, एक छवि गढ़ने की भी एक बड़ी भूमिका है, इसको भी समझिए। आपके सवाल के जवाब में दो हिस्सों में देना चाहूंगा। पहला ये कि आप कर दिया जी, तो बात है, मैं इससे बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि ये मस्कुलर पॉलिटिक्स है। मस्कुलर पॉलिटिक्स में देखिए, आपने कानूनी दांवपेच की बात कही, भाजपा के प्रवक्ता ने, बिल्कुल सही है, छूट जाते हैं, लेकिन कानूनी दांवपेच की पूर्ति कैसे होगी? क्या जजों की नियुक्ति हो रही है? क्या हाईकोर्ट में कितने जो जज खाली हैं, क्या उनकी पोस्ट भरी गई है? नहीं भरी गई। क्या आपने पुलिस को दो भागों में बांटा? जो प्रकाश सिंह की जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, और उसके बाद जो पुलिस सुधार के जो सुप्रीम कोर्ट में जो कदम बताए थे, क्या आपने उसको लागू किया? पुलिस को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा किया था, एक लॉ एंड ऑर्डर के एनफोर्समेंट के लिए और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए तो बांटा नहीं, आपने तीसरा वो भी नहीं बांटा कि उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा। तो अगर आप ये सुधार नहीं करेंगे, ये देखिए मूल सुधार है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक बुलडोजर से किसी को तोड़ना, किसी के घर को तोड़ना, किसी को तोड़ना, ये सब समाज की चीजें नहीं है। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि संविधान है हमारे यहाँ। क्या संविधान में लिखा गया है कि बुलडोजर से तोड़ा जाएगा अगर कोई अपराधी है? अगर लिखा गया है तो मेरे को पता है, मैं सहज अपनी बात के शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हूं। संविधान में क्या गया? अगर आपने अपराध किया है तो उसके लिए संविधान में बहुत सारी धाराएं हैं, कानून है, नियम है, तो उन्हीं के तहत ही तो कार्रवाई होती है ना, उसके तहत तो नहीं होती। और जो बुलडोजर जो चलाया गया, देखिए छवि गढ़ी गई है, बुलडोजर भी चलाया गया। एक जन छवि जो बनी, उसका राजनीतिक लाभ उनकी पार्टी को मिल रहा है, और उनकी जो स्वीकार्यता है पूरे देश में हो रही है। उनके एक नंबर एक पे जो उनका संत का जो फेस है, एक हिंदुत्व के, प्रचंड हिंदुत्व के नेता के रूप में, और दूसरा है उनकी ये जो सुशासन की बात है। नहीं, मैं सुशासन की अगर आप बात करें तो एक आप याद करिए कि जब अस्पताल में ले जा रहे थे तो किसी एक माफिया को एक पुलिस की अभिरक्षा में मार दिया गया। ये कौन सा सुशासन है? क्या अपराधी थे इसका मतलब तभी बेखौफ है? यानी, या दूसरे अर्थों में अपराधी तब भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं जब पुलिस वहां पर मौजूद थी। तो कैसे? देखिए, इंपॉर्टेंट है कि एसओपी जो थी, एसओपी थी कि आपने गाड़ी गेट पर खड़ी कर दी। क्यों गेट पर खड़ी कर दी? अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लेके गए? तो ये सब बुनियादी चीजें जब तक आप इनमें सुधार नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है। बहुत आसपास की आप छवि आप गढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कोर्ट के अंदर ये जो पुलिस वाले हैं या जो कोई भी जो चार्जशीट देते हैं, क्या वो ये देंगे कि इन्होंने अपराध किया था इसलिए हमने उनका मकान तोड़ा? क्या वो देंगे वकील कोर्ट में? ये नहीं देंगे। वो कहेंगे फला फला धारा, नगर निगम की फला फला धारा, या डेवलपमेंट प्राधिकरण की फला फला धारा के तहत या किसी और के तहत वो कार्रवाई की गई। ये बुनियादी तथ्य है, और ये हमारे मैसेजिंग जो संदेश है वो कार्रवाई किसी धारा के तहत करें आलोक जी, लेकिन संदेश तो पब्लिक में यही जा रहा है। जैसा अभी हरीश जी ने कहा कि वो डिमांड बिहार तक बढ़ गई उनकी।
एक जमाने में वीपी सिंह के दौर में एनकाउंटर की बाढ़ आ गई थी, तो क्या अपराध खत्म हो गए थे यूपी से? मैं तो, मेरा तो सिर्फ ये सवाल है, और कुछ नहीं है। ठीक संविधान है, संविधान को ऊपर रखना मैं चाहिए, और अधिकारियों के नियमित पोस्टिंग देनी चाहिए। कोई भी अनियमित या कोई भी ऐसा काम हो, कैसे किया, वो अपराधी जिम्मेदार होगा ना, वो थानेदार जिम्मेदार जी होगा, वो जी जी एसएसपी जिम्मेदार होगा, वो जी कमिश्नर जिम्मेदार होगा। क्यों नहीं होगा? आप मैं उनको आज तो आज जवाब दो, आज मैं बताने दो। योगी की छवि जो जिस तरीके से उभर रही है और तो बड़ी उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी कैसे उठा रही है, आगे क्या भूमिका होने वाली, इस पर बात कर रहे हैं। मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास। हमारे साथ इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश यादव जी, ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार ओपी जी आपका, जो आपने के न्यूज को वक्त दिया। ओपी जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को। चारों तरफ डंका बज रहा है कि मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी है तो बिल्कुल हैट्रिक केंद्र में भी लगा देंगे, और यहां तो लगा ही दी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की भूमिका को हम लोग कम तर्क नहीं आंक सकते, क्योंकि हिंदुत्व का योगी से बड़ा चेहरा नहीं। क्या आपको लगता है कि 24 में योगी की बड़ी भूमिका होने जा रही है एक हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में, क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्व का एजेंडा सबसे आगे करके वो चलती भी है, और 24 में भी यही करती नजर आएगी वो। ओपी जी, मैं चलता हूँ, फोन करेंगे 9 बजे के बाद। मुझे लगता है ओपी यादव का संपर्क टूट गया है, कुछ बार बार इंटरनेट का व्यवधान मुझे लगता आ रहा है, इसकी वजह से हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। सवाल मेरा यही एमएल वर्मा साहब की तरफ है। एमएल वर्मा साहब, इस प्रश्न का उत्तर आप जिस तरीके से ठीक समझे दे सकते हैं। प्रोफेसर एमएल वर्मा। जी दुर्गेन जी मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ये जो देखिए ओम प्रकाश यादव जी से हमने प्रश्न पूछा वो अब आपकी तरफ टॉस कर दिया है, क्योंकि उनसे संपर्क कट गया है, टूट गया है संपर्क, उनसे हो नहीं पा रहा बार बार। तो अनुरोध करेंगे फिर से उसका वो ये हिंट करें, आप प्रश्न कौन सा कुछ ये है कि आलोक जी ने बहुत सारी बातें रखी, वो कह रहे हैं कि ठीक है संवैधानिक जो चीज है, क्या संविधान में ऐसा लिखा है, वो अपनी जगह है, फोन कर, आप बैठिए। उनको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि योगी की एक इमेज, जैसा हरीश जी ने कहा कि उनकी इमेज है कि भाई बिहार वाला भी कह रहा है कि जरा अपने वाले बुलडोजर बाबा को हमारे यहाँ भेज दो, जरा हमारा भी प्रदेश ठीक हो जाए और आपकी वहां सरकार बन जाएगी। ये बहुत बड़ा कमेंट है, एक आम ऑटो वाले का, 3 व्हीलर वाले का, रिक्शे वाले का कमेंट है। और यही जो ये आबादी है, ऐसे लोग सरकारें बनाते हैं। तो क्या योगी की जो छवि है वो इस स्तर तक देश के विभिन्न भागों में निर्माण हो चुकी है क्या? और क्या राजनीतिक लाभ उसका बीजेपी 2024 में बहुत अच्छे तरीके से लेने जा रही है? कोई शक नहीं, आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हम सभ्य समाज के लोग हैं, और जो व्यवस्था है, जो नियम कानून है, जो संविधान है, हमें उसके तहत चलना चाहिए, उसके तहत ही देश को चलाना चाहिए। ये तो जबरदस्ती का हो गया कि जिसमें लाइट पीछे आरोप कुछ हो और उस आरोप की सजा उसको पहले दी जाए, इसके बाद में न्यायालय में मुकदमा चले, तो ये तो अच्छा नहीं है। पर उससे जो छवि बनती है, जिसको आप कह सकते हैं कि उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता पर क्या पड़ता है, ये तो दूसरी बात हो गई। और उस छवि के आधार पर किसी प्रशासन का कोई वो नहीं किया जा सकता है। प्रशासन अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। राजनीति का जो बेहतर तरीका होता है कि एक अच्छा नेता कैसा होगा। अच्छा नेता की पहचान ये होती है कि जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें, जिसकी जो ईमानदार हो, जो निष्पक्ष हो, जिसके कुछ जन कल्याण के कार्य हों। तो ऐसा वो कुछ नहीं है। और अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखें उत्तर प्रदेश में भी जन कल्याण के कार्य को देखें, मैं आपको बताऊं, अभी एक घटना बता रहा हूं जो जन कल्याण से जुड़ा हुआ है, और प्रसिद्धि की बात अलग है। खाली लॉ एंड ऑर्डर की बात, जिसमें लोगों को डराने के लिए कि मेरा घर गिरा दिया जाएगा इसलिए चुप हो जाए, वो अलग बात हो गई। परंतु अभी मैंने देखा कि एक जिले में मैं गया तो वहां पर देखा कि कुछ लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि आवंटित हुई थी, और अब पूरा प्रदेश घूम डाली है। मैंने एक जिले का सर्वे करना शुरू कर दिया है, और कई हमने आरटीआई के तहत उनसे मांगा भी है। वहां लोगों को धनराशि मिल गई, लेकिन मकान बना नहीं। ग्राउंड रियलिटी पे उसी तरह से है जैसे वो
शौचालय के लिए लोगों को शौचालय मिल गया, लेकिन शौचालय बना नहीं है। बन गया है तो खंडहर है जिसका यूज करने वाला नहीं है। इस तरह से ये व्यवस्था अलग हो गई, प्रशासन की व्यवस्था जी अलग हो गई। जी और इसमें कोई शक नहीं कि योगी जी एक अच्छे नेता के रूप में उभरे हैं, प्रदेश को बहुत अच्छे से चलाया है और एक बेहतर सुशासन दिया है, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी जी ले रही है जी। और लेती ओम रहेगी। प्रकाश यादव हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश यादव जी, नमस्कार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का उपयोग किया है हाल के दिनों में और इन चुनावों में भी, और उनका स्ट्राइक रेट आलोक भदौरिया जी ने बताया बहुत जबरदस्त रहा है। राजस्थान में बिल्कुल 100% रहा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। क्या हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में 2024 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल करने जा रही है? क्या संघ परिवार को भी मैं शामिल कर लेता हूं? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर इश्यू है हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, उसके आसपास ही योगी आदित्यनाथ साहब की मूवमेंट मूव करती है। मैं आपको एक वाकया बताऊं, मैं दिल्ली में था, बाबा बालकनाथ जी को मिलने गया था जी। उनके पीआरओ नवीन यादव जी के पास मैं बैठा था, तो महाराज ने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके प्रचार में आ रहे हैं? उसी समय में वो चुनाव बगल में जीते हैं, जसवंत सिंह यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं अलवर से, और मंत्री भी रहे वहां राजस्थान की बीजेपी सरकार में, बहरोड से विधायक भाजपा से। वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ओपी भाई, महाराज से मेरी भी बात कर लेना, और बाबा बालकनाथ जी अगर आग्रह कर लेंगे और उनके नामांकन में आ रहे हैं, अगर बहरोड आ गए तो मैं जीत जाऊंगा। ये एरिया है यादव बाहुल एरिया जी, अलवर पार्लियामेंट का हिस्सा है, बहरोड, तिजारा, ये पूरा मैंने मूवमेंट किया है क्योंकि तीनों राज्यों में मैंने काफी काम किया है। तो मैंने देखा कि इस एरिया में जो, और चूंकि एक ही संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से बाबा बालकनाथ जी है और नाथ संप्रदाय से आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब भी है, तो निश्चित तौर पर जो देखा मैंने भावनाओं का और जो हिंदुत्व को लेकर के, मैं तो निश्चित तौर पर मानता हूँ, एक जमाना याद करिए कि विनय कटियार साहब, उमा भारती जी, जिस पैरामीटर पे, उससे भी बड़ा एक औरा, एक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय का एक औरा पूरा देशव्यापी मॉड्यूल मानिए। और निश्चित तौर पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत की फसल जो है वो योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सारे, आप देखिए कि पूरे देश में इसके पहले के जहां जहां असेंबली के चुनाव हुए, कर्नाटक के चुनाव देखिए, वहां लिंगायत, कोरबा, वोकालिंगा के जो प्रभाव वाले एरिया है और जहां पर हिंदुत्व की हार्डकोर लाइन है, वहां पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मूवमेंट कराई गई। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, और एक जो धार्मिक ताना बाना है, एक जो सांस्कृतिक ताना बाना है, उसके आसपास उनके भाषण को देखिए, उनकी पूरी जो स्पीच है उसको आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो कोर इश्यू है हिंदुत्व, जैसे अलवर में मैं उस समय मौजूद था जब नामांकन कराने गए थे बाबा बालकनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन रहा और जो लोग दर्शन करना चाहते हैं उनको पूरी व्यवस्था दी जाएगी। तो उन पहलुओं को वो छूते हैं, और जहां पर उनका वोट बैंक जो स्टेबिलिटी लेता है, उन कोर इश्यू को वो छूते हैं और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में पोस्टर बॉय के रूप में, और एक तरह से ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेकंड लाइन के लिए भी बड़ी जोरदार, चाहे वो नागपुर मुख्यालय का आदेश हो, मैं मानता हूं पूरे देश में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सेकंड, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन पर हमेशा काम करती है। एक बड़ी बात बताएं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, मैं नड्डा साहब हो, अमित शाह जी हो, और सारे जो लीडरान है भारतीय जनता पार्टी के, देखिए चूंकि जो कैडर पे 24 आवर्स भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, उसका भी बड़ा कारगर सब्जेक्ट है जो तीनों राज्यों में, देखिए नतीजे जो आए हैं उसको अच्छे से एनालिसिस किया जाए तो लड़ाई 60-40 की हो गई है। 60 पे अगर बीजेपी है तो 40 पर कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में लचर उस भारतीय अभी 24 आवर्स रहता है, विपक्ष को इससे सीखना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है ओम प्रकाश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत तथ्यों के साथ में कही। एक छोटी सी टिप्पणी के लिए हरीश जी के पास पुनः आ रहा हूं। हरीश जी, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें तो आप लोगों के
एक तरीके से कार्य क्षेत्र में है ही, आप लोग पूरे देश में भी जाते हैं। योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर तो इन 80 के लिए जिम्मेदार होंगे ही, लेकिन एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में क्या 2024 में उनकी एक बड़ी भूमिका आप देखते हैं क्या? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई 2019 के भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में प्रचार में गए थे और विभिन्न प्रदेशों में जब भी चुनाव हुए तो वो स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उन प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार में गए। तो 2024 के भी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से वो देश भर में चुनाव प्रचार में जाएंगे मानना। जी जी, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आलोक भदौरिया जी की तरफ रुख करूंगा। भदौरिया जी, हरीश जी एक बहुत ही सीजेंट नेता है, बहुत ही संजीदा और संवेदनशील नेता है। उनकी अपनी सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं में रह के वो हमेशा बात करते हैं। अभी भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो आगे भी मुझे लगता है ऐसा ही करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जीवन पर्यंत सिस्टम में चलते हैं। हरीश जी वैसे ही नेता हैं और हम उनसे उससे ज़्यादा अपेक्षा करते भी नहीं हैं। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ की एक और बड़ी भूमिका की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अंतिम टिप्पणी में आप अगर इसे शामिल कर सकें और कुछ क्लियर करें तो मुझे लगता है कि दर्शक हमारे और भी स्पष्ट हो जाएंगे। अनम्यूट करिए भदौरिया जी। पहले कार्यकाल में भी योगी आदित्यनाथ के बारे में यही कहा जा रहा था कि वो नागपुर मुख्यालय की पसंद है। एक बनारस से आने वाले एक सांसद का तो ये बताया जाता है कि कुछ सूट भी सिल गए थे, सूट भी सिल चुके थे। इसके बावजूद नागपुर मुख्यालय की पसंद थे। इसलिए पसंद थे क्योंकि जो संघ की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, उस कल्पना को आगे बढ़ाने का पहले दौर देखिए, संघ कई चरणों में काम करता है। पहले चरण में लालकृष्ण आडवाणी आए, रथ यात्रा लेके निकल पड़े। दूसरे चरण में मोदी जी आए, जो उन्होंने अपना कार्यकाल किया, और तीसरे चरण में आपके योगी आ गए। लेकिन योगी को मैं तीसरा चरण नहीं कहूंगा, योगी को कहूंगा मैं चौथा चरण है। तीसरे चरण में हमारे शिवराज चौहान है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में संघ की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे ये योगी आदित्यनाथ आते हैं। और राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके से घूमी हैं कि शिवराज चौहान अब नेतृत्व को, आला कमान को, अब आला कमान क्या, दो ही लोग हैं, उनको खटकने लगे हैं। तो इसलिए शिवराज चौहान तो हाशिए पे चले गए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ गेरुए वस्त्रों के कारण उनकी एक छवि एक अलग बनती है। मठ को संचालन के कारण उनकी छवि बिल्कुल अलग है और छवि पर कोई दाग नहीं है। इसलिए उनको हाशिए पर किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो उनको सेकंड लाइन जो आप जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि संघ तो चाहता होगा, ऐसा लगता है, मुझे नहीं पक्का मालूम। लेकिन भाजपा का संगठन कितना चाहता होगा या भाजपा के दो नेता कितना चाहते होंगे, इसको लेते थोड़ी सी उठापटक सी रहती है। क्योंकि अभी हाल में आप याद करिए, एक उत्तर प्रदेश में एक बैठक भी हो गई थी। एक बड़े पदाधिकारी ने, मतलब मंत्री ने, एक बैठक ले ली थी। इसलिए मैं इन सब पे नहीं जाता, लेकिन यह है कि संघ की पसंद है जी, और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए उनको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि छवि बेदाग है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर एम.एल. वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत पते की बात ओम प्रकाश यादव जी ने भी कही, आलोक भदौरिया जी ने जो अंतिम टिप्पणी में बात कही कि योगी को रोकना बहुत मुश्किल है, भाजपा के अंदर भी और भाजपा के बाहर भी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।